में ऐसे ही अच्छे सुंदर सा डायग्राम बनाना जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, काफी सुंदर सा डायग्राम है ये। ऐसे ही तुम भी बनाना। किसी ने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ाई की हो और कोई चीज़ नई चीज़ आती है तो याद कर लिया करो, ये बेस्ट सजेशन। उस चीज़ पर दिमाग मत खपाया करो कि कैसे हमें कैसे आएगी, या फिर से 11 तो नहीं स्टार्ट कर सकते ना तुरंत एक चीज़ के लिए जाके, तो उसको रट लो, वहाँ पर ऐसे होता है, हम याद रखेंगे। ये बेस्ट तरीका है। डायग्राम बना लिया तो बता देना, इस डायग्राम के लिए लिख के बताओ कि हो गया कि नहीं। ये डायग्राम जिसका हो गया हो वो बता देना, तो फिर मैं आगे स्क्रॉल कर दूंगा, क्योंकि डायग्राम बनाने में अलग अलग टाइम लग सकता है। इसलिए मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि डायग्राम बन गया हो तो आप बता देना। यहाँ से लिख लो। यहाँ पर एक नई चीज़ है, जिन्होंने क्लास 11 में नहीं पढ़ी होगी मैं बता रहा हूँ। एक्सिस के अलॉन्ग जो भी फोर्स होगा वो कोई टॉर्क नहीं बना पाएगा, तो उसको हटा देते हैं। और यहाँ पर एक दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं, वो कपल क्रिएट करते हैं। और कपल का जो टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस होता है। तो इन फोर्स के बीच की डिस्टेंस है डी, डी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने फोर्स को, दैट इज क्यू ई साइन थीटा। तो फॉर्मूला आ गया है टाउ बराबर पी साइन थीटा, याद कर लेंगे।
थीटा वापस से एंगल है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। चलो एक नोट पॉइंट जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, डाइपोल ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घूमना चाहता है क्योंकि वो उसी पोजीशन में उसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर डाइपोल को हमने ऐसे रखा हुआ है तो वो अपने आप को अलाइन करके इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बना लेगा। तो ये एक नोट पॉइंट है जिसको लिख लो तुरंत। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सटर्नल वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। और डाइपोल को हमने यहां पर इनिशियली थीटा 1 एंगल पर रखा हुआ है। डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा 1 एंगल बना रहा है और डाइपोल को हमने थोड़ा सा घुमा दिया, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये डाइपोल को, अबे क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको। पहले डाइपोल ने थीटा 1 एंगल बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और थोड़ा सा हमने इस डाइपोल को ऐसे करके ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है। तो डाइपोल फाइनली थीटा 2 एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ऐसा करने में हमने कितना वर्क डन कर दिया वो बात हम जानना चाहते हैं। डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं तो उस केस में एक्सटर्नल वर्क डन हमेशा एक ही फॉर्मूला है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। ये एक्सटर्नल वर्क डन निकालने का एकमात्र तरीका है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई बार देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। तो एक्सटर्नल वर्क डन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी घटा देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये एक्सटर्नल वर्क डन। अब फाइनली तो वो थीटा 2 एंगल पर है ना, तो थीटा 2 एंगल पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल होगा तो उस समय उसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी? इंटरेक्शन एनर्जी बोले तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वी नो द फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा। तो जब वो थीटा 2 एंगल बना रहा है तो उस समय जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा 2, ओके। और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है थीटा 1 पर? माइनस पीई कॉस थीटा 1। तो हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो पीई कॉस थीटा 1 वाला पॉजिटिव हो गया तो उसको यहां लिख दिया और माइनस पीई कॉस थीटा 2 यहां लिख दिया, पीई कॉमन ले लिया तो यहां से ये आ गया। तो यहां पे एक फॉर्मूला बना दिया हमने। फॉर्मूला तो नहीं है वैसे, लेकिन याद कर लेना थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने में कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये एक्सटर्नल वर्क डन, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा, इसी का नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लो कभी इलेक्ट्रिकल वर्क डन पूछता है डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने में, दैट शुड बी माइनस पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये भी बना लो।
It's 19 hours. Okay. So next heading is interaction energy of charge particle and dipole. अभी तक हमने एक डाइपोल का इंटरेक्शन एनर्जी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. अब हम देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल और डाइपोल किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है. एक डाइपोल ले लिया यहाँ पर पी वेक्टर और एक पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू. डाइपोल से आर डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज रख दिया. अगर हमें इंटरेक्शन एनर्जी चाहिए इस सिस्टम की, डाइपोल और एक पॉइंट चार्ज एक सिस्टम बना रहे हैं, इस सिस्टम की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. इस सिस्टम की मेरे को पोटेंशियल एनर्जी, वही इंटरेक्शन एनर्जी बोल रहा हूं मैं, वही पोटेंशियल एनर्जी है. तो इंटरेक्शन एनर्जी चार्ज पार्टिकल की और डाइपोल की अगर चाहिए तो मेरे को करना क्या है, इस डाइपोल की वजह से, ध्यान सुनना, इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो और उस पोटेंशियल को इस क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी निकल जाएगी. डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो और उस पोटेंशियल को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी मिल जाएगी टोटल. ठीक है, इस सिस्टम की. तो फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट क्यू एंड मल्टीप्लाई दिस पोटेंशियल बाय क्यू. तो यू निकालना है, यू बोले तो इंटरेक्शन एनर्जी है सिस्टम का. तो अपने को क्या चाहिए, वी ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्यू पॉइंट पर इनटू चार्ज. तो अगर मैं यहाँ पर क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूं डाइपोल की वजह से, तो कितना आएगा, एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के पी बाई आर स्क्वायर, कुछ याद है. तो यहाँ से क्या आ गया, के पी बाई आर स्क्वायर, तो वी आ गया पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार से मल्टीप्लाई कर दिया क्यू, तो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज अ स्ट्रेटेजी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दैट if the question is demanding for interaction energy of a charged particle and a dipole. Okay, तो इस तरीके से हम इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे. अगेन स्पीकिंग, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, सो डोंट मेमोराइज दिस एज अ फॉर्मूला. अगेन इफ द सिचुएशन सीम्स लाइक दैट कि डाइपोल इस तरीके से है और देयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस एंड एट एन एंगल थीटा. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज, पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल. तो इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करने द फॉर्मूला इज एट जनरल पॉइंट आर कॉमा थीटा. फॉर्मूला क्या है, के पी बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. तो यहाँ पे पहले तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया डाइपोल की वजह से क्यू पर, दैट इज के पी बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. फिर उस पॉइंट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा. ओके, सो इन दोनों चीज़ों को मेमोराइज नहीं करना है, दिस इज ओनली द स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. यहाँ से लिखो आप. दिमाग में पॉइंट्स याद रखने हैं सब. ये लिख लिया ना यहाँ तक.
चलो, सो कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू डाइपोल। आपके दो डाइपोल आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशन को देखेंगे। एक सिचुएशन यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, अगेन दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज द स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहां पर एक डाइपोल है P1 एंड एक और डाइपोल है P2 जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है पहले वाले डाइपोल से। यहां पर दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। वी हैव टू फाइंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है, लेकिन सोचने समझने पे आएगा, ये बहुत लोग नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी अच्छी चाहिए, इसमें दिमाग काम नहीं करेगा सबका इसमें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दिया है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आ जाएगा उठ के। अगर आता है तो बहुत कम बच्चे इसको करके आएंगे। ध्यान सुनना क्या बताया जा रहा है। अब देखो, इस P1 वाले डाइपोल की वजह से, इस P1 वाले डाइपोल की वजह से इस P2 पर, इस P2 के इस पॉइंट पर ले लो, P2 को बहुत छोटा मानो, P2 जो डाइपोल है उसको पॉइंट साइज मान लो और मानो कि वो यहां पर सिचुएटेड है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, r कॉमा थीटा पर। अभी आज ही बताया मैंने, करेक्ट कराया आपको। E परपेंडिकुलर ऐसे होगा, E पैरेलल ऐसे होगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनती है, वो डायग्राम को आपको मैप करना है अपने ब्रेन में। ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा था, खैर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। ठीक, अब P2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। P2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, P2 के ऊपर कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो E लग रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, वन इज E परपेंडिकुलर, अदर इज E पैरेलल। ठीक है, अब तुम्हें याद है U का फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई। ठीक है, तो अगर मेरे को इंटरेक्शन एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूं कि P1 वाले वेक्टर, P1 वाले डाइपोल की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं और P2 के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो इंटरेक्शन एनर्जी मिल जाएगी। इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है, पी डॉट माइनस पी डॉट ई ना। तो मैंने P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और P2 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो यू नो कि डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वाले के साथ कोई डॉट का मतलब नहीं होता, परपेंडिकुलर वाले के साथ तो डॉट जीरो आ जाता है। तो अगर मैं P2 और E का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, ध्यान सुनना, P2 और E का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि P2 और E पैरेलल का ही डॉट ले लो, क्योंकि P2 और E परपेंडिकुलर का तो डॉट जीरो होगा ना। E जो है वो दो से मिलके बना है, E परपेंडिकुलर और E पैरेलल। E परपेंडिकुलर वाले के साथ तो डॉट P2 का जीरो आ जाएगा, तो P2 और E का जो डॉट होगा वो P2 और E पैरेलल के बराबर ही हो जाएगा ना, क्योंकि E परपेंडिकुलर के साथ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगेन क्लास 11th। ठीक है, पाप किया है तो फिर दिक्कत हो रही होगी आपको। तो माइनस P2 इंटू ई पैरेलल, ये उनको समझ में आ गया होगा जिन्होंने क्लास 11th में वेक्टर वगैरह अच्छे से पढ़ा है स्टार्टिंग में। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चीज को मेमोरी में सेव कर लो कि ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं करेगा। तो माइनस P2 ई पैरेलल हो गया। ठीक है, ई परपेंडिकुलर के साथ नहीं लेंगे, तो बस ई पैरेलल। अब ई पैरेलल, यू नो ई पैरेलल का फॉर्मूला वहां पर क्या आता था, याद तो किया नहीं होगा तुमने, मैं बता देता हूं, 2kp1 cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आता था, तो ये याद कर लेना। ई पैरेलल का डायरेक्टली वहां से उठा के हमने रख दिया, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब आता है ई पैरेलल, और ई परपेंडिकुलर आता था kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ई पैरेलल की वैल्यू उठा के रख दी हमने। ई किसकी वजह से, P1 की वजह से, तो यहां पर P1 आ गया, बाकी P2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन हो गया। डिफिकल्ट नहीं है, खुद से करना घर पर। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। अभी के लिए लिख लो इसको।
थोड़ा समझने में दिक्कत आया होगा, हो सकता है किसी को, एक बार और कोशिश करना आ जाएगा। P1 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है और P2 के साथ डॉट ले लिया है। नहीं आया होगा तो 2-3 बार घर पर अपने आप कर लेना, दिमाग में आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, आसान आसान से क्वेश्चन। अभी जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसको अप्लाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तुम लिखते चलो क्वेश्चन संग संग। फाइंड वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू 30 डिग्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन पर कूलम। डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल इज 20 कूलम मीटर। तो वर्क डन का फॉर्मूला वी नो, एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, P का वैल्यू जानते हैं, E का वैल्यू जानते हैं, cos थीटा 1 cos थीटा 2 रख देना, आंसर आ जाएगा -200√3। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लेना, घर पर करना। घर पर करने का मतलब बाद में अपने आप कर लेना। ऐसे एक सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल व्हेन इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन पर कूलम। डाइपोल मोमेंट इज 20 कूलम मीटर। तो टाउ का फॉर्मूला वी नो P साइन थीटा होता है, तो बस वैल्यू प्लग इन कर दी फॉर्मूले के अंदर, आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिखो, घर पर करना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक वायर दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग वायर, और उस वायर से r डिस्टेंस पर एक डाइपोल रख दिया है, डाइपोल मोमेंट P है।
अपने को बताना है फोर्स एक्सपीरियंस बाय डाइपोल ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर। अब लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से सराउंडिंग में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होता है, वो तो आर पर डिपेंड करता है, 2k लैम्डा बाई आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब टोटल फोर्स तो जीरो नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, जैसे मान लो केस ऐसा होता कि एक प्लेट ले ली हमने, चार्ज प्लेट ले ली, चार्ज प्लेट ले ली हमने इस तरीके से, सिग्मा चार्ज डेंसिटी की इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट ले ली, शीट ले ली थी शीट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और वहां पर अगर मैं डाइपोल रख देता तो फिर इस डाइपोल पर टोटल फोर्स कितना लगता, फिर इस डाइपोल पर टोटल फोर्स लगता 0, है ना, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता। लेकिन यहां पर तो आपकी वायर है, तो वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज 2k लैम्डा बाई आर विच इज नॉट यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फॉर्मूला लगाते थे, याद आया, F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू P डॉट डी बाई डी आर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तुरंत कर लो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया सिर्फ P डॉट डी बाई डी आर, तो अभी कुछ नहीं है, वी नो E बराबर होता है 2k लैम्डा बाई आर और अपने को चाहिए डी बाई डी आर, तो डी बाई डी आर निकाल लेंगे। ठीक है, कर लोगे ना, चलो तो ये E आ गया 2k लैम्डा बाई आर। अच्छा ध्यान से सुनो, डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, P डॉट डी बाई डी आर। अब जो E है और P है आर इन द सेम डायरेक्शन, कैसे सेम डायरेक्शन में, ये वायर है, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, और डाइपोल मोमेंट किधर है, वो भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब A वेक्टर और B वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो A डॉट B को हम A भी लिख सकते हैं। ठीक, 11 में पढ़ा होगा। वापस से जिसको नहीं पता वो लिख लेगा, A वेक्टर और B वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो A डॉट B को सिंपली A B लिख सकते हो। ठीक है, आप A वेक्टर डॉट B वेक्टर को कभी कभी लिखने, एक सेकेंड, अगर A वेक्टर और B वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो आप A डॉट B को सिंपली A B लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट कहीं पर लिख लेना, जिन्होंने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है उनके लिए बात है, इसको लिख दो A B। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी है मुझे प्रॉब्लम, कभी सही चलेगा कभी बेकार चलेगा। ठीक है, चलो समझ गए होगे। ठीक, अब वापस से वही चीज है, E और P सेम डायरेक्शन में है, तो हमने क्या किया, डॉट हटा दिया, P डी बाई डी आर लिख दिया, तो P डी बाई डी आर यहां पर लिख दिया हमने। ओके, अब D बाई डी आर निकाल लो, डी E क्या है, 2k लैम्डा बाई आर, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, 2k लैम्डा कॉन्स्टेंट है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, मैंने तो रटने को भी बोला था डिफरेंशिएशन में, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसको नहीं पता फिर से, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स 11th की चीज है यार, ये सही से तो चलता नहीं है, लिखने में थोड़ी सी मुझे होती है दिक्कत, तो तुम थोड़ा सा वेट कर लिया करो, फ्रस्ट्रेट वगैरह तो नहीं होते हो ना। डी 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं ये उन बच्चों के लिए लिख रहा हूं जिनका डिफरेंशिएशन बहुत ही कमजोर है और क्लास 11th में उन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं। ठीक है, डी 1 बाई एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो होती है दैट इज -1 बाई एक्स स्क्वायर। बाकी तब तक देखो सॉल्यूशन क्या है, जब तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूं लिखने में। चलो ठीक है, तो भाई सफलता मिल गई। ये हो गया फॉर्मूला हमारा, डी 1 बाई एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को, सबको याद रखना है, जिनको भूल गया वो भी याद रखें। तो वापस से कर दिया, तो यहां पर माइनस में आ गया। अब देखो माइनस में फोर्स आने का क्या मतलब होता है,
नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव इसका मतलब क्या है, डाइपोल को वायर अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, फोर्स अट्रैक्टिव है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 kp लैम्डा बटा 2 kp लैम्डा बटा आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, और फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा ये सब फॉर्मूला, सॉरी सॉल्यूशन पूरा छाप लिया होगा, ठीक है। जो नई चीज आती है, जो पहली बार देख रहे हैं बच्चे, क्लास 11th में उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाई की है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ क्या चीजें नई है जो लिखनी होती हैं, उन्हें लिख लिया करो, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चीज ना समझ में छोड़ भी दिया करो। जितना समझ में आ जाए उतना ही समझ लो। चलो, तुमने पाप भी तो किया है 11th में, इस वजह से दिक्कत है तुम्हें। नोट पॉइंट देख लेते हैं। पहला नोट पॉइंट यहां पर लिखा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो बट टोटल टॉर्क इज नॉट जीरो। अगेन वही बात, टोटल टॉर्क तो जीरो नहीं आया था ना, वो तो पी साइन थीटा आया था, पी क्रॉस ई आया था। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फोर्स जीरो होता है। कोई ऐसा मत सोचना फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्स जीरो होगा, कपल में तो टोटल फोर्स जीरो होता है ना, लेकिन टोटल टॉर्क जीरो नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को वापस से मैंने यहां पर एम्फेसाइज किया है। सेकेंड है, व्हेन नीडेड डाइपोल कैन बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट, ठीक है, मतलब इनटू कंपोनेंट्स। जरूरत पड़ने पर एक डाइपोल को भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर एक देखो पी, ये डाइपोल दिख रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, दो डाइपोल बना दिए। एक डाइपोल तो पी साइन थीटा है और एक डाइपोल है हमारा पी कॉस थीटा, समझिए। तो ये दो नोट पॉइंट जल्दी से लिख लो तुम। जैसे चलो तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, लिखा तो नहीं है मैंने यहां पर, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा लिखने में, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक फ्रस्ट्रेट मत होना तुम, थोड़ा पेशेंस दिखाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली माउस के हेल्प से लिख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन क्या है, अभी दिमाग में आया मेरे। मान लो यहाँ पर +2q चार्ज है, इस तरीके से। थोड़ा प्रॉब्लम होता है लिखने में, अगर मैं पहले ना लिखूं, ये पहले लिख के इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता, शायद आपको भी नहीं आता होगा। अगर मैं साइमल्टेनियसली लिख के समझाता तो वो कुछ ज़्यादा इंटरेक्टिव होता और ज़्यादा मुझे भी मज़ा आता और आपको भी मज़ा आता, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसमें। अब देखो यहाँ पर मान लो एक 2q चार्ज है, +2q चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज ले लिया हमने -q। ध्यान सुनना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी लिखा जाएगा तो कोऑपरेट कर लेना यार। 2q है, -q है, और यहां पर इस तरीके से एक और -q चार्ज ले लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब ये डाइपोल बना रहा है कि नहीं बना, पहले तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि ये डाइपोल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और कितने डाइपोल बना रहा है। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें समझ में आ गया तो 2 डाइपोल बना रहा है, ठीक है, शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी, ठीक है। ये वाला इस +2q को तुम ऐसे सोचो, दिस इज 1 +q। अच्छा ये वाला, ये लाइन ऐसे है और
ये लाइन ऐसे है, ठीक है, और इनके बीच में ना थीटा एंगल है, ऐसे कर, ये थीटा एंगल। अब तुम्हें समझ में आ गया दो डाइपोल बन रहे हैं, ठीक है, शायद मैंने पहले क्वेश्चन भी कराया तो उससे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहां पर दो डाइपोल बन रहे हैं। अब वो दो दो डाइपोल बन रहे हैं, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस दी है और ये वाली भी डिस्टेंस दी है, ठीक है। चलो उसको देखते हैं कैसे दो डाइपोल बन रहे हैं। ये जो प्लस टू क्यू है ना, उसको एक बार तो आपने ऐसे लिख लिया प्लस क्यू। एक्चुअली मेरा राइटिंग टैब जो है वो खराब हो गया है, इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, राइटिंग पैड होता तो ये लेक्चर इतना ब्यूटीफुली डिजाइन होता साइमल्टेनियसली लिख के कि तुम्हें भी मजा आ जाता, लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हो रहा है आजकल। चलो, तो प्लस क्यू एक चार्ज हमने ले लिया यहां पर, है ना, जो प्लस टू क्यू था ना, उसका एक प्लस क्यू यहां पर रख दिया और एक माइनस क्यू यहां पर रख दिया इस तरीके से, तो ये एक डाइपोल बन गया। चलो, अब फिर क्या किया ना, फिर प्लस टू क्यू का एक और प्लस क्यू ले लिया, और यहां वाला जो माइनस क्यू है, ठीक है, उसको ले लिया, तो दिख गए दो डाइपोल तुम्हें। यहां पर माइनस क्यू आ गया इस तरीके से, ये दो डाइपोल दिख गए। ये वाला एक डाइपोल है ये इस तरीके से, और ये एक डाइपोल है इस तरीके से, ठीक है। अब ये दोनों थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो मैं इसको ऐसे बना लूं, ऐसे बना लेता हूं। मेरे को ना ये माइनस टू क्यू ले लेना चाहिए था, तो थोड़ा सा झंझट कम होता। एक काम करते हैं ना, इसको माइनस टू क्यू ले, ये जो प्लस टू क्यू है ना, इसको माइनस टू क्यू कर लेते हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा झंझट कम होगा, मतलब जो समझाना चाह रहा हूँ वो आसानी से समझा पाऊंगा मैं। सुनो, थोड़ा सही कर लेते हैं इसे। ये साइड वाले जो चार्ज हैं उसको प्लस क्यू कर देते हैं, और जो सेंटर वाला चार्ज है, जो एक बीच में चार्ज रखा है हमने, उसको हम माइनस टू क्यू कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस टू क्यू कर देते हैं। अभी जो प्लस क्यू था वो माइनस क्यू हो जाएगा, ये वाला जो प्लस क्यू है इसको माइनस कर दो, ऐसे ही नीचे वाला प्लस है उसको माइनस कर दो। इसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये भी माइनस कर दिया। अब हमारे पास, अब ये जो माइनस है इसको तो प्लस भी करेंगे, एक और झंझट, तो इसको मिटा दें। ये प्लस क्यू है ना साइड वाले चार्जेस, चलो, तो ये हो गया। अब हमारा ये दो डाइपोल आपको दिख गए। अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तो हमने ऐसे लिखा है कि माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे लिख दिया। अब मैं ये पहले वाले डाइपोल को ऐसे लिख दूं, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले डाइपोल को ऐसे लिख देता हूं। रुको, कोशिश कर रहा हूं बनाने की, ठीक है, काफी स्ट्रगलिंग है ये हो गया, ठीक है। आप देखो ध्यान से कि दोनों सिमेट्रिकली है ना, तो अगर मैं ये पी वेक्टर बोलता हूं, मतलब ये वाला डाइपोल जो है ये पी वेक्टर है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला भी पी वेक्टर ही होगा, बाई सिमेट्री, ये ठीक है। दोनों तो एक ही जैसे हैं, डिस्टेंस भी सेम है दोनों के बीच में, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, माइनस क्यू प्लस क्यू के। अब यहां पर ये वाला एंगल ना मैं थीटा बोल दे रहा हूं, ऑब्वियसली थीटा है ही, बोल कर रहा हूं, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है थीटा है। अब मेरे को टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन शायद कराया हो तुम्हें, ठीक है। क्या होगा आंसर, 2p cos थीटा बाई 2, याद आया। दो वेक्टर ए के बीच में अगर एंगल थीटा है तो वहां पर टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, यहां पर टोटल डाइपोल मोमेंट आएगा 2p cos थीटा बाई 2, तो ये भी लिख लेना एक, ठीक है।
cos थीटा बाई इस तरीके से। चलो तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। अब कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो मुझसे पूछ लो। तो मैं 2 मिनट दिए पूछने के लिए, और तब तक जिसको लिखना है इसे वो लिख लो। कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो 2 मिनट दिए तुम्हें पूछ लो। मुझे कुछ बताना चाहते हो या कोई हेल्प लेना चाहते हो तो वो बता दो मुझे। किसी की कोई प्रॉब्लम हो वो बता दो, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में। चलो तो आज के लेक्चर को करते हैं अब खत्म। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.